दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। एयरपोर्ट पर सीएम नीतीश तेजस्वी यादव ने किया स्वागत। कल विधानसभा भवन शताब्दी समारोह में करेंगे शिरकत। पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए 36 जिलों के 53 प्रखंडों में मतदान जारी। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम। रांची के मोहरवादी मैदान में धरना दे रहे पुलिसकर्मियों से मिले पूर्व सीएम रघुवर दास। पुलिसकर्मियों की मांग को बताया जायज। पीएम मोदी ने किया कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। यूपी को दिया बड़ा तोहफा, कहा भारत बौद्ध धर्म की आस्था का बना केंद्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फिर एक बार बेल नहीं मिला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई के स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने बेल खारिज कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आर्यन समेत 3 आरोपियों को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। आर्यन को अब कुछ दिन और जेल में रहना पड़ेगा। तो शाहरुख खान के बेटे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में शाहरुख के बेटे को के जो वकील हैं वो बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करेंगे, इस बात की जानकारी मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, शाहरुख खान के बेटे की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और अभी उन्हें और जेल में बिताना पड़ सकता है। आर्यन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और इस तरीके से जहां एक तरफ जांच की प्रक्रिया भी आगे चल रही है और कई संदिग्ध लोग जो हैं वो इस पूरे मामले को लेकर के सामने आ सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जेल में बंद आर्यन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और जिसका इंतजार हो रहा था कि आर्यन को जल्द ही बेल मिल सकता है, लेकिन अभी कुछ दिन और जेल में ही आर्यन को बिताना पड़ सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाहरुख खान के बेटे आर्यन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और अभी उन्हें जमानत की बात की जाए तो वो नहीं मिलती हुई दिख रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई के स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने खारिज कर दिया है आर्यन का बेल और ऐसे में अब उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही है। आर्यन समेत 3 आरोपियों को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात अब स्वर्णिम इतिहास की बात, बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय यात्रा पर पटना पहुंच चुके हैं, जिसको लेकर पटना एयरपोर्ट पर राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही कई अन्य गणमान्य लोग और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। वहीं राष्ट्रपति की अगवानी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने किया। इसके बाद स्टेट हैंगर में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पटना एयरपोर्ट से सीधे राजभवन गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विधानसभा के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे हैं। वो 22 अक्टूबर को पटना से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजभवन में आयोजित पटना हाईकोर्ट के जजों के साथ हाई टी में शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ 21 अक्टूबर को विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। विधानसभा परिसर में राष्ट्रपति बोधि वृक्ष भी लगाएंगे और शताब्दी वर्ष स्तंभ का भी शिलान्यास करेंगे। इसके बाद शाम बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के आवास पर आयोजित डिनर पार्टी में भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल होंगे। तो ये 2 तस्वीरें बखूबी आप देख रहे हैं। एक तस्वीरों में जो जिस तरीके से पूरे सदन को सजाया गया है, पूर्व संध्या की ये तस्वीरें देख रहे हैं आप और ऐसे में बिहार विधानसभा को पूरी तरीके से लाइटिंग की गई है और ये जिस तरीके की सजावट की गई है बखूबी, ये सजावट अब चर्चा का विषय भी बन चुका है। तो दूसरी तरफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारतीय वायुसेना के स्पेशल विमान से पटना पहुंचे और इस दौरान उनका स्वागत किया गया और किस तरीके से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब पटना पहुंचे तो सबसे आगे राज्यपाल फागू चौहान मौजूद थे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, विधानसभा अध्यक्ष और इसके साथ साथ कई अन्य नेता भी मौजूद रहे और सभी लोगों ने उनका स्वागत किया और उसके बाद वो सीधे राज्य भवन को निकले।
इधर बिहार विधानसभा का इतिहास 7 फरवरी 1921 को मौजूदा भवन में हुई थी। पहली बैठक 1937 में हुआ था बिहार विधानसभा का गठन, और उसके बाद से लगातार अपने इतिहास को रचता हुआ बिहार विधानसभा अब अपने शताब्दी समारोह में पहुंच चुका है। 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई थी। 22 जुलाई को दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन हुआ था। बिहार उड़ीसा विधान परिषद के नाम से जाना जाता था। देश की आजादी समेत ऐतिहासिक घटनाओं का यह पूरी तरीके से गवाह रहा है। पहले सीएम के कार्यकाल में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पास हुआ। आजाद भारत में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम सबसे अहम रहा। 25 जुलाई 1937 को रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने। शुरुआत में विधानसभा में 330 सदस्य हुआ करते थे। 1962, 1967, 1969 और 1972 के चुनाव में सदस्यों की संख्या 319 रही। 1977 में विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या में 6 का इजाफा हुआ और 324 निर्वाचित और 1 मनोनीत अर्थात कुल सदस्य हो गए 325। झारखंड के बिहार से अलग होने के बाद सदस्यों की संख्या जो रही वो वर्तमान में जो है वही रह गई 243, और इसे सरकार बनाने के लिए 122 का जो जादुई आंकड़ा है उसे छूना पड़ता है। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे अगली खबर दरभंगा की है। बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने दरभंगा जिले के गांव में चुनाव प्रचार को लेकर अपनी ताकत झोंक दी और खुद नेता प्रतिपक्ष और खुद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान वो खुद अपना दमखम दिखा रहे हैं। और ऐसे में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान खुद कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के कई गांव में जाकर लोगों से अपील करते हुए दिख रहे हैं। वहीं उनके साथ संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे भी मौजूद रहे, जहां कई तस्वीरें देखने को मिली। एक तरफ बरसात के बीच चिराग पासवान लोगों के बीच में जा रहे हैं, वहां लोगों से हालचाल जाना, कई गांव का उन्होंने दौरा किया। इस दौरान कई अन्य तस्वीरें जो दिखी है वो सब तस्वीरें बखूबी बता रही है कि किस तरीके से इस चुनाव के दौरान चिराग पासवान अपने पार्टी और अपने समर्थकों के साथ मिलकर के बातचीत कर रहे हैं और साथ ही साथ जीत की किस तरीके से तैयारी में जुटे हुए हैं। इधर बीजेपी की तरफ से प्रदेश कार्यालय पटना में सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बिहार सरकार के कला और संस्कृति विभाग के मंत्री आलोक रंजन झा ने कई फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान अल्पसंख्यक बच्चों को विशेष सुविधा देने के सवाल पर सीएम नीतीश कुमार का बचाव करते नजर आए। सबके लिए व्यवस्था है, ऐसा किसी के लिए नहीं है कि यहाँ कोई अलग से कोई व्यवस्था है, और हम लोग के यहाँ सबके लिए व्यवस्था है इस राज्य में। जातिगत स्कूल की कोई व्यवस्था उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने देखिए समाज में जो कोई कमजोर तबके के लोग हैं उनको भी कहीं शिक्षा में कठिनाई नहीं हो, इसके लिए यदि कोई व्यवस्था किया गया है जिसमें कोई अनुचित नहीं। और यहां वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहिए डीटीपी के साथ। ये देखने की चीज है, हमारा दिलरुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़,
पापड़, चंडीगढ़ to चेन्नई बढ़िया सापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़ इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। कुछ खास है हम सभी में, कुछ बात है हम सभी में, बात है खास है, कुछ स्वाद है, क्या स्वाद है जिंदगी में। Cadbury's Dairy Milk। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीयू, पीयू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे गांव की सरकार की। दरअसल चौथे चरण का मतदान चल रहा है और ऐसे में चौथे चरण के पंचायत चुनाव को लेकर गोपालगंज जिले के कटैया और पंचदेवरी प्रखंड की सभी पंचायतों में मतदान की प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि दोनों प्रखंडों की कुल 20 पंचायतों में 40 सेक्टर बनाए गए हैं। वहीं दोनों प्रखंडों को 6 सुपर जोन में भी बांटे गए हैं ताकि सुरक्षा में किसी तरीके की कोई कोताही नहीं हो सके। इस चरण में दोनों प्रखंडों में जिला परिषद की 3 सीटों के अलावा सरपंच और पंच के 20-20, पंचायत समिति के 28 तथा वार्ड और पंच के पदों पर चुनाव हो रहा है। इधर कटिहार में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा मुकम्मल व्यवस्था की दावे के बीच एक तस्वीर पर जमकर सवाल उठाया जा रहा है। दरअसल कटिहार में आज फलका, समेली और मनशाही प्रखंड में चुनाव हो रहा है। इसमें फलका प्रखंड की सालेपुर पंचायत के बूथ संख्या 134 से जो तस्वीर सामने आई है उसमें मतदान कर्मी और पीठासीन पदाधिकारी जमीन पर बैठकर मतदान करवा रहे हैं, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इधर सिवान में पंचायत चुनाव के चौथे चरण में सुबह से ही 3 प्रखंड
मैरवा, नौतन और गुटनी में मतदान की प्रक्रिया जारी है। मतदान के दौरान जिला प्रशासन काफी मुस्तैद है और सभी बूथों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। बूथों पर जिला प्रशासन की तरफ से पुलिस बल के साथ साथ कई पदाधिकारियों को लगाया गया है ताकि मतदान के दौरान किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। बता दें कि पंचायत चुनाव के चौथे चरण में सिवान के 3 प्रखंडों में कुल 27 पंचायत में मतदान हो रहा है। इधर बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान चल रहा है। इस दौरान मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी और बौचहा प्रखंड के 46 पंचायतों में चुनाव की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही जारी है। भारी सुरक्षा के बीच चल रही मतदान की प्रक्रिया के दौरान लगातार बारिश के बावजूद भी मतदाताओं की भीड़ अपने मताधिकार का प्रयोग करती हुई नजर आई। इधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे चरण के दौरान पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत केसरिया के 17 और ढाका प्रखंड के 23 पंचायतों में सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दूं कि केसरिया प्रखंड के 1973 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज मतदाताओं के मत के साथ ईवीएम और बैलेट बॉक्स में बंद हो जाएगा। शांतिपूर्ण मतदान को संपन्न कराने के लिए सभी बूथों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इधर कटिहार जिले के समेली प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में सुबह से मतदान जारी है। सुबह से हो रही मतदान बारिश के बावजूद लोगों में लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए उत्साह देखने को मिला। यहां की जनता ने अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए बारिश में भी भीगते हुए नजर आए, अपनी बारी का इंतजार कर वोट देते हुए नजर आए। इस दौरान लोगों ने कहा कि विकास करने वालों को ही वोट करेंगे। मतदान केंद्रों पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महापर्व में हिस्सा लेने के लिए तमाम जो ग्रामीण हैं उनमें उत्सुकता आप देख सकते हैं। कटिहार जिले के समेली प्रखंड, फलका प्रखंड और मनसाही प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत चौथे चरण के तहत आज जो है मतदान होना है। सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, मगर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग जो है, ग्रामीण जो है, वो कितनी उत्सुकता के साथ सुबह से ही यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यह कटिहार जिला के समेली प्रखंड अंतर्गत ये चांदपुर एक स्कूल है और स्कूल के प्रांगण में चारों तरफ पानी जो है, बारिश का पानी भर चुका है। क्या सोचा इस बार किस मुद्दे पर वोटिंग करेंगे? मतलब जो विकास करेंगे उनको वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? बारिश हो रही है फिर भी आए हुए हैं। क्या नाम बताया आपने? तो निश्चित तौर पर जो यहाँ पर कुछ लोग हैं उन्होंने बताया कि उनका जो सोच है, वो जो सोचते हैं कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए और बदलाव इन लोगों के मन में है कि अगर जो बीते जो प्रतिनिधि रहे हैं, अगर उन्होंने विकास नहीं किया है तो हम लोग बदलाव करेंगे और ऐसे प्रतिनिधि को चुनेंगे जो क्षेत्र का विकास करेंगे। आइए ऐसे में और भी लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं कि इस महापर्व में इन्होंने मतदान किया और मतदान अगर किया है तो किस मुद्दे पर। सबसे पहले आप ये बताएं कि आज महापर्व है लोकतंत्र का, आपने वोटिंग किया तो किस मुद्दे पर वोटिंग किया है आपने? सबसे पहला तो है विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसी मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने वोटिंग किया। तो निश्चित तौर पर ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस चौथे चरण के मतदान में कि आप देख रहे हैं कि तस्वीरों में सुबह से ही बारिश हो रही है। सुबह नहीं, कल से ही बारिश हो रही है। इसके बावजूद लोगों में उत्सुकता की कमी नहीं है। मनीष कुमार, DTV भारत, कटिहार। जहानाबाद में पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान जारी है। सुबह से ही लोग भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में हुलासगंज प्रखंड में चौथे चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है।
इधर झमाझम बारिश के बीच भी शाहकुंड प्रखंड के मतदाताओं का उल्लास देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों पर सभी महिलाएं और पुरुष मतदान देने के लिए अपने मत का प्रयोग करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि भागलपुर पंचायत चुनाव के चौथे चरण के 19 पंचायतों में विभिन्न पदों पर 1199 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा, जिसमें 1,39,545 मतदाता 246 बूथों पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। अब बढ़ेंगे आगे और बात मोकामा की करेंगे। मोकामा के रामपुर डुमरा थाना क्षेत्र में एक महिला को पिस्तौल का रौब दिखाकर अर्धनग्न तस्वीर खींचने और सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि हैकिंग कटीवन पासवान अपनी मालकिन पर बुरी निगाह रखा करते थे, जिसे भांपकर पीड़िता ने आरोपी को खदेड़ दिया। वहीं फरार मुख्य आरोपी कटीवन पासवान को दबोचने के लिए पंचमहला पुलिस असम रवाना हो रही है। जहां एक तरफ सरकार के दिशा निर्देश का पालन करते हुए सीतामढ़ी शहर के पूजा समितियों ने शांतिपूर्वक और मां दुर्गा के पूजनोत्सव को संपन्न किया, तो दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने 2 पूजा समिति पर केस कर जनता बनाम प्रशासन की लड़ाई की तैयारी को अंजाम दे दिया है। वहीं शहर स्थित भाजपा नगर मंडल के अध्यक्ष जयकिशोर साह के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी गई। इधर बीती रात सहरसा पुलिस केंद्र पर कार्यरत ललित कुमार झा एएसआई के 23 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार ने अपने कमरे में आत्महत्या कर ली। हालांकि आत्महत्या के कारण का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। जानकारी के मुताबिक 23 साल के छात्र रोहित कुमार बीसीए की पढ़ाई करता था। इस घटना के बाद सदर थाना की पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इधर सीआईएडी के द्वारा नगर थाना क्षेत्र के विभिन्न जगह पर छापेमारी की गई, जिसमें कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान पुलिस ने शराब और गाड़ी को जब्त किया है। किला घाट पुल पर 2 व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसके पास से 12,000 रुपए जब्त किया गया है। वहीं जीतू काशी से 2 व्यक्ति को पकड़ा गया जो शराब बेचते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार हुए, जिसके पास से 4 बोतल शराब भी बरामद किया गया है। इस व्यक्ति का नाम है राजा मंडल एवं छोटू कुमार। सभी को नगर थाना के हवाले कर दिया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आगरा से। आइए आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से आ रही है, जहां प्रियंका गांधी को रोका गया है। तो जहां एक तरफ यूपी चुनाव की बिगुल कहीं ना कहीं बजती हुई दिख रही है। प्रियंका गांधी ने पिछले ही दिनों एक नया नारा दिया था और वो लगातार यूपी में कांग्रेस को बुलंद करती हुई दिख रही है। तो दूसरी तरफ अब इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, प्रियंका गांधी को रोक दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आगरा से आ रही है, प्रियंका गांधी को रोक दिया गया है। आगरा की ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ डीटीवी भारत पर। प्रियंका के काफिले को पुलिस ने रोक दिया है, उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया। आगरा जा रही थी प्रियंका गांधी, तो उत्तर प्रदेश में एक अलग ही तरीके तस्वीरें दिख रही है। और ऐसे में सीधे आगरा चलते हैं, जहां पर हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या कुछ ये पूरा मामला था? प्रियंका गांधी के काफिले को क्यों रोक दिया पुलिस ने? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी जैसे ही आज सुबह पता चला कि जो अरुण नाम का जो कर्मचारी है उसकी पुलिस हिरासत में मौत हुई, उसके बाद से बिल्कुल जो राजनीति थी वो गर्मा गई थी। और उसके बाद प्रियंका गांधी ने तत्काल आगरा आने का फैसला किया। ऐसे में प्रियंका गांधी को लखनऊ में रोक लिया गया और वहां उसे हिरासत में ले लिया जाता है। वो उस दरमियान की बात है जब वो आगरा के लिए कूच कर रहे थे। इस दौरान जो तमाम जो कांग्रेस है उन्होंने इस बात का विरोध भी जताया है। जी बिल्कुल है, लेकिन संदीप जरा साहब से समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी जो है वो लगातार यूपी में कांग्रेस को मजबूत कर रही है, पिछले दिनों ही उन्होंने एक नया नारा दिया है। क्या ऐसा लगता है कि जो तत्कालीन सरकार है उसको प्रियंका से अब डर महसूस हो रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का पिछले काफी समय से जो अस्तित्व था वो खोया हुआ था और उस अस्तित्व को पाने के लिए कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है और उसी को लेकर कांग्रेस
ने जो है प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए प्रियंका गांधी ने जान फूंकी है। हालांकि जान चुनावी क्षेत्र में फूंकी जाती है, लेकिन यहाँ प्रियंका अब कोई सी भी घटना हो, किसी तरह की भी घटना हो, वह अपना दुख और हमदर्द जताने के लिए वो पहुंचती हैं। तो ऐसे में आगरा भी वो आना चाह रही थी और आगरा आने के समय पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। जी चलिए, पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। फिलहाल की क्या कुछ स्थिति है और क्या लग रहा है आगे, क्या वो बढ़ पाएंगी आप? जी देखिए, प्रियंका गांधी की बात करें तो प्रियंका गांधी को मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस लाइन है लखनऊ की, वहां उन्हें ले जाया जा रहा है हिरासत में लेकर। और दूसरी सबसे बड़ी मैं बात बता दूं आपको, जो अरुण सफाई कर्मचारी है जी, उसकी पुलिस हिरासत में जो मौत हुई है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस ने की गैर जिम्मेदाराना रवैया था। पुलिस की 3rd डिग्री की टॉर्चर के चलते उसकी मौत हुई है। इसमें हालांकि पहले पुलिस लीपापोती कर रही थी, लेकिन जैसे ही जब मामला वाल्मीकि समाज के लोगों में एकदम उत्तेजना आई, तो उसके बाद से पुलिस ने अब जो सिपाही और दरोगा थे उनके खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करा लिया गया। साथ ही साथ 10 लाख रुपए का मुआवजा और एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी बात कही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप सागर, आगरा से जुड़े हुए थे। किस तरीके से वहां पर आपने देखा तो साफ तौर पर जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में मौत हुई और उस मौत के बाद जब सियासत उठी तो खुद प्रियंका गांधी आगे आई। वो आगरा जा रही थी, लेकिन आगरा जाने से पहले ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और उन्हें आगरा नहीं जाने दिया गया। हालांकि अब ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले को लेकर सख्ती दिखाते हुए जो व्यक्ति की, जो सफाई कर्मचारी की कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, अब उस पर कार्रवाई की बात भी की गई है और कई कार्रवाई के तहत तस्वीरें भी दिखी हैं। लेकिन अब इसको लेकर के भी एक बार फिर से यूपी में सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को आवाज दे दिया है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, कोसी का जलस्तर बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो कोसी नदी का जलस्तर एक बार फिर से आपको बता रहे हैं बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक तरफ मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है, तो दूसरी तरफ अब कोसी के बढ़ते हुए जलस्तर को लेकर के जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और निचले तबके के जितने भी लोग हैं सभी लोगों को एक बार फिर से ऊपर आने की बातें कही गई हैं। एनडीआरएफ की टीम भी लगातार स्थितियों पर नजर बनाई हुई है। तो कोसी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तस्वीरें बखूबी दिख रही है। और ऐसे में जहां एक तरफ ये देखने वाली बात होगी कि जहां एक तरफ साफ तौर पर जो तस्वीरें हैं, जो स्थितियां हैं, इस स्थितियों को समझने की अगर बात की जाए तो पहले ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ ये जानकारी है कि नेपाल में भी बारिश हो रही है और इसी का असर है कि जहां एक तरफ कोसी का जलस्तर बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ गंडक का भी जलस्तर बढ़ा है, क्योंकि गंडक बराज से भी लगभग 1.97 लाख क्यूसेक पानी है वो छोड़ा गया है। तो नेपाल में हो रही बारिश के बाद अब तस्वीरें जो बदलती हुई दिख रही है। बिहार में भी एक बार फिर से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और इसको लेकर के प्रशासन अलर्ट पे है और जिला प्रशासन ने साफ तौर पर निचले तबके में रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी लोगों को ऊपर आने की भी चेतावनी दी दी है। सुरक्षित जगहों पर सभी लोग आए। सभी सीओ और पंचायत चुनाव में जो लगे हुए थे सभी लोगों को तत्काल प्रभाव से राहत की बात की गई है। बिहार सरकार ने एनडीआरएफ को अलर्ट कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे थे और जिस तरीके की तस्वीरें बखूबी बदल रही है, डीटीवी भारत भी आपसे अपील कर रहा है कि अगर आप भी नदी क्षेत्र में है, निचले तबके में है, तो आप भी सुरक्षित स्थानों पर वापस चले आए। फिलहाल वक्त हो चला आप सबसे विदा लेने का। मुझे और मेरी सहयोगी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा